नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आए साल हमारे एग्जाम में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। और ऐसे जो प्रश्न होते हैं, छोटे छोटे ही प्रश्न होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम एग्जाम में गलत कर देते हैं। तो दोस्तों, अब आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वही छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, यहाँ पर एक और बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा। यदि आप नए हैं तो जल्दी से ओनली टेट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों सब्सक्राइब कर लीजिए? क्योंकि ओनली टेट क्या करता है, टेट से संबंधित ही जानकारियाँ सारी शेयर करता है। तो इसलिए ओनली टेट को आपको ज़रूर शेयर कर लेना चाहिए, सॉरी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और कुछ चीज़ें आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इसको आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। यदि आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीटेट की बात करते हैं, यूपी टेट की बात करते हैं, सुपर टेट की बात करते हैं, या कोई अदर टेट की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर क्या करना चाहिए, ओनली टेट को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर कि किस तरह के प्रश्न मैं आपके समक्ष या आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए आइए बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, और किसको प्राप्त होता है? सर्वाहारी को प्राप्त होता है। सर्वाहारी को क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि जो सर्वाहारी होते हैं वे क्या करते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। तो भोजन पदार्थों को, दोनों प्रकार के भोजन पदार्थों को वे ग्रहण करते हैं, और जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर इन्हें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के या पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है। तो पारिस्थितिकी के जनक की बात करते हैं तो एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नेम था अर्नेस्ट हैकल। तो ध्यान रखिएगा, अर्नेस्ट हैकल जो हैं उन्हें क्या माना गया है, पारिस्थितिकी के जनक माना गया है। और इनके बारे में एक अतिरिक्त जानकारी ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है, तो एक जर्मन वैज्ञानिक है जिनका नेम है अर्नेस्ट हैकल। और दूसरी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन्होंने ही क्या किया था, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऐसे प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आ जाते हैं, और ऐसे प्रश्न को कई बार क्या होता है, आप गलत कर देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। कौन सा ऐसा वृक्ष है जो पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है, तो है यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस को क्या माना जाता है मेरे प्रिय साथियों, तो पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। क्यों माना जाता है, आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो यूकेलिप्टस का जो वृक्ष होता है, जहाँ पर भी आप लगाते हैं, तो उसके आसपास के जो जल रहता है उसको क्या करता है, अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, यानी कि उसको ग्रहण कर लेता है। आसपास की भूमि को क्या करता है, बंजर कर देता है। कुल मिलाकर आसपास की भूमि को बंजर कर देता है, और यानी कि कहने का मतलब ये है कि आसपास की भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है, जो कैपेसिटी होती है, पावर होती है, उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ पर यूकेलिप्टस का वृक्ष होता है उसके आसपास आप देखेंगे किसी और कोई और वृक्ष नहीं टिक पाएगा। क्यों नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उसे वहाँ पर नमी मिलेगी ही नहीं, तो और दूसरा वृक्ष क्या है, वहाँ पर उगेगा ही नहीं, यानी कि वो एक तरीके से उग ही नहीं पाएगा, उसका जीवन ही नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बताया जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि पारिस्थितिकी आतंकवादी किसे माना जाता है, तो यूकेलिप्टस को माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो वो है एक तरीके से महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। कौन सा है, महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। क्यों है महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि महासागर में आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी अगर आप देखते हैं जीवों की, तो वहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक स्थायी होता है, तो वो होता है यही महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, जो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाई राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, चेन्नई में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। तो भूलिएगा नहीं, चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई ही है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को मैं दोहराना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग भूल गए हों या हो सकता है आप समझ ना पाए हों। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो एक तो पहली बात ये है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से संबंधित है, जो कि आप जानते ही हैं। लेकिन रेड डेटा बुक है क्या? तो ये क्या करता है, जो विलुप्त होने के कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधे और पशु होते हैं उनकी सूची जारी करता है। तो रेड डेटा बुक क्या करता है, ऐसे पशु या ऐसे पौधे या पशुओं की बात करता है जो अभी संकटग्रस्त में है, जो इंडेंजर्ड की श्रेणी में है। ऐसे अगर देखा जाए तो इन सब पौधों और पशुओं की सूची कौन जारी करता है? रेड डेटा बुक जारी करता है। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि रेड डेटा बुक जो होता है, रेड डेटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, रेड डेटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? तो IUCN के द्वारा। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि IUCN का मुख्यालय है कहाँ पर? IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ग्लैंड में है। और ग्लैंड कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी या इसकी स्थापना कब किया गया था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा IUCN के बारे में, जो भी आप जानते हो 2-4 पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रेड डेटा बुक को पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रेड डेटा बुक को पहली बार कब एक तरीके से प्रकाशित किया गया था, प्रदर्शित नहीं प्रकाशित किया गया था। तो पहली बार प्रकाशित किया गया था 1966 में। तो ध्यान रखिएगा 1966 में क्या किया गया था? रेड डेटा बुक को पहली बार प्रकाशित किया गया था। अब बात करते हैं कि रेड डेटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया है? तो पिंक यानी कि येलो रंग से दर्शाया गया है। जो संकटापन्न जीव होते हैं उनको किस कलर से दर्शाया गया है? तो पिंक यानी कि येलो रंग से दर्शाया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से देश को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? यानी कि कब से कब तक की बात करते हैं? तो 2011 से 2020 तक। यदि आप इसे नहीं याद रखते हैं तो कोई इशू नहीं है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। चलिए, लेकिन एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो रामसर संधि किससे संबंधित है? जो कि आप जानते ही हैं, इकोलॉजी एनवायरनमेंट से संबंधित है और आर्द्र भूमि के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। तो आर्द्र भूमि, जिसे जो दलदली भूमि होती है कह सकते हैं, वही आर्द्र भूमि है। ठीक है, तो आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा भी। तो रामसर संधि किससे संबंधित है? तो आर्द्र भूमि संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन एक प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए और इस प्रश्न को तुरंत याद कर लेना चाहिए और ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ध्यान कर रखना चाहिए। जैसे विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्रिय साथियों? 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस बात को तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, जो कि आप जानते हैं। एक प्रश्न और आप लोग बताइएगा, पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है? ठीक है, तो इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जा रहा है? कब से मनाया जा रहा है या कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। इस बात को तो ध्यान रखना ही चाहिए।
अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को क्या होता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है और शायद 1985 या 87 से मनाया जा रहा है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जैव विविधता है? तो भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जैव विविधता है? तो 7 से लेकर 8% जैव विविधता है, यानी कि बायोडायवर्सिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऐसे प्रश्न को आपको भूलना नहीं चाहिए। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सॉरी, एक मिनट। ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ में क्या है? सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। तो 15 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में क्या होता है? ओजोन परत यानी कि समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती हैं। चलिए यह एक गैस है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि वायुमंडल कई प्रकार के गैसों के मिश्रण से बना हुआ है और पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल मुख्यतः पृथ्वी के नज़दीक में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन पाई जाती है। इस बात को तो ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य है? तो है मध्य प्रदेश में है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यहीं पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो वो है राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यानी कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है? वो है मणिपुर में स्थित केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो यह विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है आपका ध्यान हट जाता है कुछ चीज़ों से। एक सींग वाला गेंडा की बात करते हैं तो भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल और असम को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है? तो है सेवसपुर। वैसे गिर शेरों को रखे जाने की बात करते हैं तो एक गुजरात होना चाहिए चयन से शेरों की पुनर्प्रविष्टि के रूप में किया गया है। तो ये वैसे गिर शेरों को रखे जाने के लिए गुजरात है। ठीक है, गुजरात ही होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इतना आप ध्यान रखिए, आगे मैं इसको सही करवा दूंगा अगर इसमें कुछ त्रुटि होंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है।
किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। तो नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं, शीत मरुस्थल की बात करते हैं। तो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? 1992 में, यानी कि 1992 में। जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है? जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लगभग अगर देखा जाए तो इसके बारे में तो 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है और जिसकी स्थापना की गई थी 1972 में की गई थी। 1972 में की गई थी। तो इस तरह के प्रश्न आप लोग भूलिएगा नहीं, ऐसे प्रश्नों का आपका ध्यान बना होना चाहिए ऐसे प्रश्नों पर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यूनेस्को द्वारा मैन्ड एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की बात करते हैं। MAB क्या है? तो यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार की गई, और कब? 1971 में। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, वह कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? या कौन सी झील है? तो भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लोकटक झील है, जो कि भारत में ताजे पानी की झील है और जो कि मणिपुर में स्थित है। हाँ बिल्कुल। तो लोकटक झील की बात करते हैं। तो भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है और कहाँ पर स्थित है? तो है मणिपुर में स्थित है, भूलिएगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना की गई थी 1921 में, यानी कि उत्तराखंड, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही में हुआ करते थे तब। नेक्स्ट बात करते हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, यानी कि जो कि कर्नाटक में है, अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बस आज थोड़ा सा इतना करेंगे, यानी कि इतना और कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट कल करेंगे या परसों करेंगे, ठीक है। अगर जैसे आप लोगों का रिस्पांस रहेगा, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, आप लोगों ने अच्छे से सभी लोगों ने देखा और सभी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया, तो फिर ये मान के चलिए इसकी नेक्स्ट क्लास कल ही आ जाएगी या परसों आ जाएगी। अगर आप लोगों ने रिस्पांस अच्छा नहीं दिया तो फिर ये मान के चलिए इसकी क्लास हफ्ते में 1 दिन फिर आएगी। चलिए इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अभी मैंने आपको बताया था, अर्नेस्ट हेकल ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एजी टॉन्सले ने किया था। इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हेकल ने किया था। लेकिन अगर इकोसिस्टम पूछा जाता है तो एजी टॉन्सले ने किया था। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एडवर्ड सुयस ने किया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई या कब किया गया? तो 1973 में किया गया। और भारत में राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है?
तो वो है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब ऐसे प्रश्न आपको क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए ऐसे प्रश्नों को। दूसरी बात करते हैं, एक बार जैसे इसको आज आप देख ले रहे हैं, 3 दिन बाद 4 दिन बाद फिर आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होता रहेगा और आपको याद बना रहेगा ये सारी चीज़ें। चलिए, यदि आप सभी लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अपने सुझाव अगर आपके कोई सुझाव हैं तो उसको आप लोग ज़रूर प्रकट कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई अगर आपको वीडियो चाहिए कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए या इस पर क्लास आप हमें प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं आज आपकी उस पर भी क्लास प्रोवाइड करा दूँगा, यानी कि उस चीज़ की। चलिए, आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर ऑफ।